आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि आप लोन लेके कैसे अमीर बन सकते हैं। यदि आपका जेब में एक भी रुपया नहीं है तो ऐसे भी स्थिति में आप एक साल में लगभग 10-12 लाख रुपया कमा सकते हैं। इसका क्या तरीका है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। इससे पहले जो हम वीडियो बना रहे थे उसमें ब्लैक बोर्ड नहीं, ये व्हाइट बोर्ड पीछे नहीं था, ठीक है। इसमें कुछ कैलकुलेशन जो है वो आपको बताना है, इसीलिए जो है ये वीडियो हमको बोर्ड पे बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड किए थे, जिस वीडियो में मैंने आप लोग को बताए थे कि यदि आपके पास एक भी रुपया नहीं है और आप कोई ज़मीन को खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आप लोन फिनांस करवा के वो प्रॉपर्टी इजीली खरीद सकते हैं। आपका जेब से एक भी रुपया नहीं लगेगा। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये वीडियो जैसे खत्म होगा, वो वीडियो मेरा स्क्रीन पे आएगा, उस पर क्लिक करके आप ये देख लीजिएगा कि कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप बैंक से लोन कैसे लेंगे। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी को दिया था। वो वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो वीडियो को देखने के बाद अब आपको करना ये है कि आपको बैंक से लोन फिनांस करवाना है। वो लोन फिनांस करवाना है 15 लाख का, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन रखेंगे लोन का वो लंबा रखेंगे, 10 से 15 साल तक आप रख सकते हैं, ठीक है। लोन आप ले लेंगे 15 लाख का, और लोन लेने से पहले आपको कोई प्रॉपर्टी को फाइंड करना है, ठीक है। यदि कोई इंडस्ट्रियल एरिया में कोई प्रॉपर्टी है तो उसको फाइंड करना है। मतलब ऐसा ज़मीन आपको देखना है जो ज़मीन पे दुकान वगैरह बना के किराए पे लगाया जा सके, या फिर वहाँ पे रूम बना दिया जाए तो वो रहने के लिए भी किराया पे लग सके, यानी कि आप किराया से 10-12 हज़ार रुपया महीना निकाल सकते हैं। आपको ऐसा कोई ज़मीन को देखना है। आप रियल एस्टेट के बारे में सुने होंगे, ये वीडियो जो है उसी के कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। आप रियल एस्टेट भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। रियल एस्टेट के बारे में ही आज की इस वीडियो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपको देखना, और खास करके जो प्रॉपर्टी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है ना, आप लोग देखे होंगे यदि कोई व्यक्ति को बहुत इमरजेंसी होता है तो वो महंगा चीज़ को भी सस्ता में बेचने के लिए जो है मजबूर हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा ही कुछ दिमाग लगाना है। जो व्यक्ति को मतलब पैसा का अर्जेंट हो उसके पास जो है आप जाके प्रॉपर्टी से का जो है मतलब खरीदने का बात आप कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं कोई प्रॉपर्टी का कीमत 20 लाख रुपया है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति को यदि इमरजेंसी हो तो वो आपको इजीली जो है 10 लाख तक में छोड़ देगा, 10 से 12 लाख तक में, ठीक है। तो आपको ऐसे व्यक्ति को फाइंड करना है। इसमें समय लग सकता है, दिमाग लग सकता है। बिना दिमाग लगाए आप कमा नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको दिमाग लगाना है। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति से आपने 10 लाख में बात किया प्रॉपर्टी का, और आपके पास जो है लोन बैंक से आया हुआ है 15 लाख, ठीक है। तो आप जो है 10 लाख में वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, ठीक है। इसमें जो है रजिस्ट्री वगैरह का टोटल खर्चा इंक्लूड है 10 लाख में। तो 10 लाख में आपने प्रॉपर्टी खरीदा और आपके पास टोटल पैसा कितना था लोन का? 15 लाख। आपके पॉकेट में अब कितना बचा? 5 लाख, ठीक है। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कैसे एग्रीमेंट किया जाएगा, कौन कौन बात को ध्यान में रखना होगा, वो ज़मीन का आप कागज़ कैसे चेक करेंगे, ये टोटल टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना दिए हैं, इसीलिए आपको ये वीडियो बता रहे हैं, ठीक है। तो लोन जो आप बैंक से 15 लाख लेंगे उसका टेन्यूर आपको रखना है 15 साल, यानी कि लोन का EMI चुकाने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए, यानी 15 साल होना ही चाहिए। 15 साल से ज़्यादा समय के लिए कोई बैंक लोन भी नहीं देगा, और यदि कहीं से आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप जो है 15 साल के लिए लोन ले लेंगे। तो ये लोन का इंटरेस्ट जो है आप पहले वाला वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हम इंटरेस्ट वगैरह सब बता दिए हैं, ठीक है। 7 से 8% तक आपको लगेगा। और आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो एग्रीमेंट वगैरह का टोटल चीज़ जो है वो आपको कर लेना है। आपको सबसे पहले जो है 10 लाख में ज़मीन खरीद लेना है। आपके पॉकेट में कितना बचा? 15 लाख में से 10 लाख निकल गया तो 5 लाख। अब उस 5 लाख से जो आप ज़मीन खरीदे हैं उस पर कम से कम 2 दुकान बनाइए, ठीक है। और वो दोनों दुकान बना के भाड़े पे लगा दीजिए, ठीक है। तो 2 दुकान से जो है नॉर्मली 5-5 हज़ार रुपया तो आ ही जाएगा, यानी कि 10 हज़ार रुपया। और बैंक से जो आपने 15 लाख लोन लिए हैं उसका EMI आपको बनाना है 10 हज़ार रुपया का ही, 10 हज़ार रुपया मंथली का आप EMI बना लेंगे। तो आप जो 2 दुकान बना लिए और उसका EMI आपको 5-5 हज़ार, दोनों मतलब दुकान से जो किराए आ रहा है वो 5-5 हज़ार रुपया महीना आ रहा है, टोटल 10 हज़ार रुपया आपको आ रहा है दुकान से भाड़ा, और आप 10 हज़ार लेके EMI में दे देते हैं। और लोन आपका कितना दिन चलने वाला है? 15 साल। तो अब आप सोच के देखिए, यदि ये दुकान आपने जो बनवाए हैं ये यदि 10 साल तक 15 साल तक भाड़ा पे लगा रहे तो आपका जो है टोटल लोन खत्म हो गया, प्रॉपर्टी भी बच गया, दुकान भी बच गया। तो ये 5 लाख रुपया जो था ना आपके पॉकेट में, तो यही 5 लाख रुपया से आपको उस ज़मीन पे 2 दुकान कम से कम बना देना है, कंस्ट्रक्शन कर देना है। 5 लाख बहुत ज़्यादा है 2 रूम बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये किराए पे लगा देना है। अब आप कहिएगा यदि किराए पे नहीं लगा तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको ऐसा जगह फाइंड करना है जहाँ पे दुकान मतलब बहुत आसानी से आपको किराया पे लग जाए। और यदि आप किराया पे मकान देंगे उसको
दुकान देंगे तो वहाँ पे आपको एग्रीमेंट करवा लेना है उससे, ठीक है। एग्रीमेंट फर्स्ट टाइम आप 11 महीना का करवा सकते हैं, इसमें बहुत कम खर्च आएगा। साथ ही साथ जैसे आप उसको सेकेंड मंथ के लिए बनाएंगे, 11 मंथ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अगले साल के लिए जो आप एग्रीमेंट बनाएंगे तो आपको सेकेंड टाइम जो एग्रीमेंट होगा अगले मतलब 11 महीना खत्म होने के बाद, तो आपको वहाँ पे 5 साल का एग्रीमेंट बनाना है, ठीक है। 5 साल का आप एग्रीमेंट बना लेंगे और उससे एक करार कर लेंगे कि हर साल जो है ना 7% किराया बढ़ेगा। यानी कि दुकान से जो आप 5-5 हज़ार रुपया महीना निकाल रहे थे, तो दुकान से जो आपको किराया आ रहा था 10,000 रुपया महीना, ये टोटल तो EMI में ही चल जा रहा था। तो आपको इस टाइप से बात करना है, ये बात स्टार्टिंग में नहीं करना है। यदि आप फर्स्ट में स्टार्टिंग में उस एग्रीमेंट बनेंगे उस टाइम बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि 11 माह खत्म हो जाएगा तो सेकेंड टाइम जो आप जिसको दुकान भाड़े पे दिए हैं उससे एग्रीमेंट करेंगे, तो वहाँ पे आपको कहना है कि अब मेरा एक शर्त है, वो शर्त मतलब आप कहिएगा मेरा 2 शर्त है। यदि आप 2 शर्त मान लेंगे तो आप दुकान मतलब किराए पे रहिए, अदरवाइज आप खाली कर दीजिए, हम कोई दूसरा व्यक्ति को देंगे, ठीक है। तो आपको शर्त पहला ये लगाना है कि हर साल जो है हम 7% किराए में बढ़ोतरी करेंगे। यानी कि अब जो 5-5 हज़ार आ रहा था उसमें हम 7% का बढ़ोतरी करेंगे, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आप ये कीजिएगा कि आपको कम से कम 5 साल के लिए एग्रीमेंट करना होगा, ठीक है। आप 5 साल के पहले भाग नहीं सकते हैं, मतलब दुकान छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। 5 साल के लिए आपको एग्रीमेंट करना ही करना होगा, ठीक है। और यदि हम चाहे बीच में भी आपको खाली करवाना तो हम खाली कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन आप अपने मन से बीच में जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम खाली करवा सकते हैं। ऐसा एग्रीमेंट में आपको कंडीशन रख देना है। तो सेकेंड टाइम जो आप बना रहे थे एग्रीमेंट, तो यहाँ पे जो 7% आप किराया उसका बढ़ा दिए, तो आपको तो EMI बैंक में देना पड़ रहा था 10,000 ही, अब 7% जो बढ़ा वो भी आपका पॉकेट में आना शुरू हो जाएगा मात्र 11 मंथ के बाद। आपको इसके बाद एक काम और करना है। हालांकि आपने तो एग्रीमेंट इससे करवा लिए हैं कि हम जब चाहे उसको आपको खाली करवा सकते हैं दुकान, तो 11 माह के बाद दोबारा जो आप एग्रीमेंट करेंगे तो ये जो मतलब आप जिसको किराए पे दुकान दिए हैं वो कभी भी आपका दुकान खाली नहीं करेगा। इसलिए खाली नहीं करेगा क्योंकि वो दुकान चला रहा है तो आसपास में काफ़ी सारा व्यक्ति जो है ग्राहक है, उसका ग्राहक बना हुआ है। यदि आपका दुकान छोड़ के कहीं और चल जाएगा तो उसका ग्राहक खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत ग्राहक के साथ उधार वगैरह होता है दुकान में खास करके, ठीक है, खाता वगैरह चलता है, आप जानते ही होंगे, तो वो सब इसका जो है खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये अपना कस्टमर को खोना नहीं चाहेगा। आप जो मतलब शर्त रखे हैं, 2 तो शर्त है आपका, ये नॉर्मली है, ये मान ही जाएगा, ठीक है। तो आपको ये करवा लेना है। साथ ही साथ जैसे 11 माह खत्म होता है, मान लीजिए ना आप 1 साल जैसे खत्म होता है, उसके बाद आपको एक काम और करना है। एक बड़ा सा बोर्ड बनाना है, जितना बड़ा ये बोर्ड है इसे छोटा बना सकते हैं, या फिर आप कोई पेपर वगैरह पे लिख के 1 साल के बाद उसी प्रॉपर्टी पे जहाँ पे आपका दुकान किराए पे लगा हुआ है वहाँ आप लिख के ये टांग सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी बिकने वाला है, ठीक है। और आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे तो जिसको भी खरीदना होगा वो कॉन्टैक्ट करेगा और उसका दाम आपको रख देना है 30 लाख। अब आप कहिएगा कि हम 10 लाख में खरीदे तो 30 लाख में कैसे बिकेगा। आपको बता दें, आप जहाँ जो 10 लाख में खरीदे थे तो आपको यहाँ पे बहुत बार्गेनिंग करके खरीदना होगा। ऐसा नहीं कि आप कोई प्रॉपर्टी पे गए मतलब बेचने वाले से मिले, वो बोला 10 लाख, तो हाँ ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना वो कह रहा है ना लगभग उसको कम करते करते हाफ रेट में आपको खरीदना है। ये चीज़ आपको पता करना होगा। बहुत अभी मार्केट में ऐसा जगह है जिसको पैसा का बहुत अर्जेंट होता है ना, वो काफ़ी हाफ में जो है प्रॉपर्टी को बेच के निकल जाता है, उसका जो भी इमरजेंसी हो उसको पूरा करता है। तो हालांकि ये प्रॉपर्टी जो है 18-20 लाख का लैग था, इसलिए आपको 15 लाख लोन भी बैंक दे दिया है, ठीक है। तो आपको जो है 18-20 लाख का तो वैसे भी था, 1 साल के बाद आप 30 लाख कर रहे हैं तो कुछ मतलब ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बहुत कम ही कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो कीमत बढ़ रहा है वो एक ही साल में दोगुना हो रहा है। यहाँ साइड में एक सिटी है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है, वो सिटी में एक व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी खरीदा था, वो 16 लाख रुपया में प्रॉपर्टी खरीदा था, ठीक है। और वो जो प्रॉपर्टी खरीदा था तो उसका एग्रीमेंट वगैरह हर चीज़ हम खुद लिखे थे, ठीक है। तो मेरे जो है निगरानी में वो प्रॉपर्टी खरीदा था, 16 लाख में खरीदा था, है वो 38 लाख में बेच दिया, ठीक है। तो जिस दिन ये 16 लाख में प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा था उस दिन मैंने इसका 18 लाख रुपया लगा दिया था, जो नया ओनर था उसके साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो प्रॉपर्टी बेच रहा था उसी से मिलकर हम बोले कि 16 लाख में उसको दे रहे हैं, हमको 18 में दीजिए, ऐसा धोखाधड़ी नहीं किए थे। जो व्यक्ति खरीद रहा था जिसका एग्रीमेंट लिखे, तो इसका एग्रीमेंट वगैरह हर चीज़ हम तैयार किए थे। यदि रजिस्ट्री वगैरह हो गया ना, तब जो है मतलब रखिए ना कि 2 से 3 दिन के बाद ही इसको हम बोले कि हमको जो 18 लाख में दे दीजिए, तो बोला कि नहीं, कम से कम आपके लिए 25 लाख रुपया है, ठीक है। तो हम नहीं लिए थे, लेकिन 1 साल के बाद पुनः जो वो प्रॉपर्टी को बेचा 38 लाख में, तो ये व्यक्ति जो खरीद रहा था ना, ये भी मेरा जान पहचान का था, और इसका भी एग्रीमेंट हम खुद ही तैयार किए थे। रजिस्ट्री वगैरह का जो भी प्रोसेस होता है, मतलब मेरा निगरानी में हर चीज़ हुआ था,
ठीक है, ये बहुत हैवी अमाउंट था, इसलिए हमको वो लोग हायर किया था। तो मैंने खुद ये देखा कि एक साल में, अब आप देख लीजिए 16 लाख से डायरेक्ट जो है 38 लाख हो गया है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी का दाम बढ़ता है। तो आपको करना है क्या, 30 लाख में बिक ही जाएगा। ठीक है, हालांकि ये जो है आपको बता रहे हैं जो 30 लाख में बिक जाएगा, तो आपको वो प्रॉपर्टी फाइंड करना है, वैसा जगह फाइंड करना है। यदि कोई कॉमर्शियल जगह है तब इतना जल्दी जो है दाम ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ कोई मार्केट वगैरह में होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक कुछ मुख्य पॉइंट है, वो हम वीडियो के आगे जो है डिस्कस कर लेंगे। तो मान लीजिए आप जो है दाम 30 लाख रुपया रखें, यदि आपका प्रॉपर्टी 25 लाख में डन हो जाता है, 25 लाख में बिक जाता है, तो आप टोटल जो है कितना पूंजी लगाए, मान लीजिए 10 लाख जो है प्रॉपर्टी में और 5 लाख दुकान बनाने में, यानी कि 15 लाख आपका जो लग गया था। साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी जो आप लिए हैं और आपको जो दुकान से किराया 10,000 रुपया महीना आ रहा था, तो एक साल जो है आपका बैंक का EMI भी बहुत अच्छा से चल गया। ठीक है, और मान लेते हैं आपका जो है 25 लाख में प्रॉपर्टी आज बिक रहा है, तो ऐसे स्थिति में मान लीजिए कि अब 14 लाख रुपया लोन भी है, तो 14 लाख लोन देने के बाद भी आपका जेब में सीधा कितना आ रहा है, 11 लाख रुपया। एक साल में आपको 11 लाख जो है इनकम हो गया। अब आपको कोई दूसरा जगह प्रॉपर्टी देखना है। अब दुकानदार जो है आपके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है वो भी हम बताते हैं, क्योंकि आपने एग्रीमेंट में ये लिखा दिया है कि 5 साल से पहले आप खाली नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बीच जब हम चाहे आपको खाली करवा सकते हैं। तो इस शर्त के अनुसार से दुकान भी खाली हो जाएगा और आपका जेब में 11 लाख रुपया आ गया। साथ ही साथ एक चीज़ और कर सकते हैं, यदि मान लेते हैं कि ये रोड है, ठीक है, और ये आपका प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एक दुकान बना है, यहाँ पे एक दुकान बना है, तो आप यहाँ जो है ये आधा जो बचा है प्रॉपर्टी, इसको आप सेल कर सकते हैं, इतना आप अपने पास रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और यदि मान लेते हैं ये रोड इधर हो गया हुआ है, इधर से इधर घूम गया, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये रख के इसको बेच सकते हैं, या इसको बेच सकते हैं, इसको रख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे ऐसे में हाफ कर सकते हैं, ये वाला पार्ट को बेच सकते हैं, क्योंकि इसको भी रोड मिल जाएगा आगे से निकासी। ठीक है, तो जैसा भी हो वो मतलब जगह के अनुसार से ये आप कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ जो है मुख्य बात है, अब चलिए हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप बैंक से लोन लेंगे, तो मान के चलते हैं यदि आपको 8% पे लोन दिया है, तो आपको बैंक से ये बात करना है कि मेरा जो लोन का इंटरेस्ट है उसको आप एस्टेब्लिश रखिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर नीचा करते रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे रेपो रेट घटता बढ़ता है ना, उसी अनुसार से आपका बैंक का ब्याज भी घटते बढ़ते रहता है। तो बैंक से आपको इस टाइप से बात कर लेना है कि रेपो रेट से हमको कोई मतलब नहीं है, आप जो इंटरेस्ट हमसे ले रहे हैं वो आप फिक्स रखिएगा। ठीक है, तो आप यदि एक साल में ये 15 लाख रुपया लिए हैं, आप कितना दिन के लिए, 15 साल के लिए, लेकिन आप एक ही साल में यदि भुगतान कर देंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी बेचे तो आपके जेब में भी 11 लाख रुपया आ गया, और आप बैंक को भी दे के 11 लाख अपना जेब में बचा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप पुनः जाएंगे बैंक लोन लेने के लिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा। ये लोन जो प्रॉपर्टी का होता है ना, ये सिक्योर लोन होता है, तो ये लोन बैंक देने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं, आपको इजीली दे देगा। साथ ही साथ एक चीज़ और हम आपको बता दें कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको बहुत चीज़ को जो है बारीकी से वहाँ पे ध्यान में रखना होगा। जैसे आप पैसा का लेन देन कैसे करेंगे, ठीक है, कागज पत्तर का जांच कैसे करेंगे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति गया है, आपको ये प्रॉपर्टी दिखा दिया, बोला कि देखिए दोनों साइड से रोड है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा, आप ले लीजिए, और ये प्रॉपर्टी देख लिए, आपको ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कर दिया ये साइड वाला। ठीक है, तो ये सब चीज़ के लिए जो है आपके पास कागज पत्र देखने का पूरा जानकारी होना चाहिए, एग्रीमेंट वगैरह बनाने का, उसमें कुछ कानूनी बात लिखने का, ये टोटल जो है आपके पास जानकारी होना चाहिए। इसके बाद ही यदि आप इस फील्ड में उतरेंगे तो लाभ होगा। अदरवाइज यदि कोई बिका हुआ ज़मीन को ही आप दोबारा खरीद लेते हैं, मतलब एक ही ओनर 2 जगह 3 जगह 4 जगह ज़मीन बेच रहा है, ऐसा गिरोह जो है बहुत है, उसका एक टोली है, एक टीम है, जो यही फर्जीवाड़ा का ही काम दिन रात करते रहता है। तो ये ऐसा जगह यदि आप जाके फंस जाएंगे, तो आप समझ जाइए कि प्रॉपर्टी में यदि आप केस मुकदमा भी करेंगे तो वो काफ़ी लंबा केस मुकदमा आपका चल सकता है। इसलिए कागज पत्तर को समझने का, परखने का आपके पास जो है ये जानकारी होना ही चाहिए। यदि जानकारी आपको नहीं है तो ऐसे स्थिति में कोई एडवोकेट को भी हायर कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य जो है इसमें एडवोकेट हायर करने से भी ज़्यादा लाभ नहीं मिल सकता है। बहुत बात ऐसा होता है जो ऑन कैमरा नहीं बताया जाता है, तो आप समझ सकते हैं। हालांकि 16 लाख 38 लाख वाला जो बात बोले हैं, ठीक है, इसी से कुछ मिलता जुलता बात है। हो सकता है आपने जैसे 10 लाख में लेने का बात की है, ठीक है, तो एग्रीमेंट आप करेंगे तब ना आपका बात जो है पूरा परमानेंट होगा, नहीं तो आदमी मुकर सकता है। और एग्रीमेंट के लिए आप किसी को बोलेंगे या फिर 10 आदमी जान जाएगा, तो ऐसे में यदि कोई 10 लाख के बदला 15 लाख दे के खरीद ले तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी सारा, लगभग 300 से ज़्यादा वीडियो हम अपना चैनल पे अपलोड कर चुके हैं।
तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए और पूरा जानकारी ले लीजिए। यदि पूरा जानकारी ले लेंगे तो ये जो रियल एस्टेट होता है इसमें काफ़ी कम समय में पैसा दोगुना और तिगुना तक कर लेता है। यदि आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप लाखपति तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन करोड़पति नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन यही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको बहुत कम समय में करोड़पति बना सकता है।